हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए BHDC 112 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसका टाइटल है हिंदी निबंध और अन्य गतिविधियाएं। हिंदी निबंध और अन्य गतिविधियाएं। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है 5 साल के अकॉर्डिंग, 5 ईयर्स PY के अकॉर्डिंग। जो सबसे मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको लिया गया है। एंड आपका ये वीडियो एंड ये नोट्स जून एग्जाम 2026 और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टा मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। सो देखिए, आपका सबसे पहला क्या है कि आपके को एग्जाम में सबसे पहले क्या आएंगे, आपको गद्यांश दिए जाएंगे और जिनको संदर्भ सहित व्याख्या किया जाएगा। छोटा सा है ना। तो जैसे आप लोग देखो यहाँ पे क नंबर में, मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जोन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चढ़ाना, टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खय्याम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना। आगे है गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। तो अब इस छोटा सा गद्यांश से आप क्या समझे? तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? संदर्भ। सबसे पहले आपको एक हेडिंग देना चाहते हो, हेडिंग दो, या फिर आप साइट में लिख सकते हो संदर्भ लिख के आपको इस तरह से कर देना है। ठीक। उसके बाद आपको ये लिखना है कि ये जो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये जो गद्यांश है किस जगह से लिया गया है, किस स्टोरी से लिया गया है, तो ये सब बताना है। तो प्रस्तुत गद्यांश श्रम, सादगी और आत्मनिर्भरता के महत्व को स्पष्ट करता है। लेखक ने विभिन्न महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि परिश्रम ही मनुष्य के जीवन का वास्तविक आधार है। ठीक। इसका व्याख्या क्या करोगे भाई? व्याख्या करना है, इसमें क्या कहा जा रहा है गद्यांश में? लेखक का कहना है कि मजदूरी अथवा श्रम का करना केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि जीवन का आध्यात्मिक नियम है। संसार के अनेक महान व्यक्तियों ने श्रम को अपनाकर यह सिद्ध किया कि सच्चा वैभव मनुष्य मेहनत और सादगी में निहित है। जॉन ऑफ आर्क ने फकीरी का जीवन अपनाया, टॉल्स्टॉय ने त्याग करते हुए जूते गांठने का कार्य किया तथा उमर खय्याम ने प्रश्न प्रसन्नतापूर्वक तंबू सिलने का काम किया। इसी प्रकार खलीफा उमर स्वयं चटाइयां बुनते थे। कबीर और रैदास जैसे संत शूद्र होकर भी महान बने क्योंकि उन्होंने श्रम को सम्मान दिया। गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण ने पशुओं को चराने का कार्य किया। ठीक। तो इस तरह से आपने ये देखा, इस तरह से आपको क्या करना है, गद्यांश का एक्सप्लेन करना है। ठीक है। इसके बाद लेखक इन उदाहरणों के माध्यम से बताना चाहता है कि श्रम करने वाला ही व्यक्ति ही वास्तव में महान और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। मेहनत, सादगी और आत्मनिर्भरता ही सच्ची फकीरी तथा उच्च जीवन के प्रतीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ना मैं आपको बताता हूँ अब इसमें क्या करना है। आप चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर एक बार दिखाता हूँ इसका। ठीक है, BHDC 112 क्वेश्चन पेपर। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर है आपका। देखिए BHDC 112, जिसका टाइटल आप लोग देखिए हिंदी निबंध और अन्य गतिविधियां। इसका एग्जाम 3 घंटे का होगा और इसमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का यहाँ पर पहला जो नोट दिया है, 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। और देखिए यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। लेकिन यहाँ देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो अभी आपका क्वेश्चन पेपर देखना है, ये क्वेश्चन पेपर है दिसंबर एग्जाम 25 का। ठीक। लेकिन इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर में गद्यांश दिए थे। ठीक है, क्या दिए थे? गद्यांश दिए थे। और गद्यांश में एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था। जैसे अभी आप हम लोग अभी देखे तो कोई एक क्वेश्चन अभी किए भी थे। ठीक है, एक्सप्लेन करने वाले ना, व्याख्या करने वाला दिया था इसका पहला क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे दिसंबर 25 में नहीं दिया। हो सकता है आपका जून 25 में, जून 26 में ना दे। ठीक है, दिसंबर 25 में ना दिया, जून 26 में ना दे। अभी आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो ये संभावना है। बट कोई कहा ठीक ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पर गद्यांश ने दिया है 20 नंबर वाला क्वेश्चन दे दिया। देखो यहाँ देखो, सारा क्वेश्चन 20 नंबर वाला दे दिया ना।
देखो 8 क्वेश्चन आपका दे दिया है, 9 क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। 20 नंबर वाला सब क्वेश्चन दे दिया है। लेकिन मैं आपको एक दिखाता हूँ जून 25 का। अगर इस तरह से आए, आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन है ललित निबंध के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, 20 मार्क्स, ठीक है। दूसरा है ये आपका, ये है प्रोफेसर शशांक, निबंध की अंतर्वस्तु पर प्रकाश डालिए, 20 मार्क्स। संस्मरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए तुम्हारी स्मृति संस्मरण की विशिष्टता लिखिए, 20 मार्क्स। रज्या रेखाचित्र में मानवीय मूल्यों की स्थापना हुई, स्पष्ट कीजिए, 20 मार्क्स। देखिए स्टूडेंट, दिसंबर 25 का भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम देने से पहले जरूर देख लेना। मजदूरी और प्रेम निबंध का सार बताइए, 20 नंबर। संतान वियोग के दर्द को लेखक ने रामवन की कथा से जोड़कर व्यापक अर्थ दिया, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध के आधार पर इस कथन को विश्लेषित कीजिए। क्वेश्चन अगला है, यह मार्ग हमारी नागरिकता पर एक व्यंग्य के समान क्यों है, आम रास्ता नहीं है, निबंध के आधार पर स्पष्ट कीजिए, 20 मार्क्स। अगला है, देवदारू निबंध की अंतर्वस्तु पर प्रकाश डाले, 20 मार्क्स। और 9वां नंबर में आपका टिप्पणी पूछ गया है, अगर आप में से देखो जो भी अच्छा लगे बना सकते हो, है ना। 9 नंबर में आपका दिया है टिप्पणी, अगर आपको टिप्पणी बनाना है तो टिप्पणी भी बना, 2 ही टिप्पणी का जवाब देना है, क्या करा है, 2 टिप्पणी पर। तुम्हारी स्मृति निबंध का सार, यहाँ पे जो अच्छा लग रहा है, संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर, महाकवि जयशंकर प्रसाद का कवि व्यक्तित्व। अगला है करुणा निबंध का प्रतिपाद। तो इस तरह से आप देखिए 9 क्वेश्चन पूछा गया है, 9 में से कोई भी 5 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। तो ये आपने क्या देखा, दिसंबर 25 का क्वेश्चन पर देखा। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ जून 25 का। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स आपका जून एग्जाम 2025 का, ठीक है। जून 25 का देखिए, आपका वही टाइटल है, और 3 घंटे का यहाँ भी एग्जाम है, अधिकतम मार्क्स आपका 100 है। तो यहाँ नोट में देखिए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन प्रथम जो प्रश्न है वो अनिवार्य है। और प्रथम प्रश्न कौन सा भैया, 3, किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। देख लो यहाँ पे चेंज है कि नहीं है। वहां पे अपना दिसंबर 25 देखा, वहां पे कोई भी संदर्भ सहित व्याख्या नहीं था, लेकिन इसमें जून 25 में संदर्भ सहित व्याख्या दिया था। 12 या 36 है ना, 12 मार्क्स का 3 बनाएंगे, 12 मार्क्स के करके 36 मार्क्स आपको मिलेगा। और ये अनिवार्य है, बनाना ही पड़ेगा, व्याख्या देना ही पड़ेगा कोई 3 का, ठीक। 3 का व्याख्या देने के लिए ये देखो, क एक क्वेश्चन, ख नंबर 2 क्वेश्चन, ग नंबर 3 क्वेश्चन, घ नंबर 4 क्वेश्चन। देखो 4 क्वेश्चन पूछा है, 4 में से जो आपको 3 सही लग रहा है, आपको 100% भैया अनिवार्य है कि इसको बनाना ही है ना। तो भाई आपको करना ही होगा इसमें, नंबर नहीं तो कट जाएंगे, ठीक। इस तरह से आपको, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन से पूछा गया यहाँ से, घ नंबर के बाद, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, निबंध के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए, 16। उसके बाद सभी क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा। करुणा निबंध के शीर्षक की सार्थकता प्रतिपादित कीजिए, 16 मार्क्स। ये है प्रोफेसर शशांक, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, 16 मार्क्स। गिल्लू पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और आनंदित प्राणी क्यों कहा गया है ना, 16 मार्क्स। 6 नंबर में है ललित निबंध की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, 16 मार्क्स। देवदारू निबंध का प्रतिपाद बताते हुए शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए, 16 मार्क्स। 8 नंबर में है, मेरे राम का मुकुट भी, देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार, ठीक है। तो आपको मैं कह रहा हूँ ना, जून 25 वाला क्वेश्चन, दिसंबर 25 वाला क्वेश्चन, दोनों बना ही लो, दोनों का प्रैक्टिस कर ही लो। अगला है 9 नंबर में टिप्पणी, टिप्पणी वाला वही 4 है, इसमें 4 में से कोई 2 टिप्पणी वाला बनाइएगा, तो भैया 2 बनाना होगा। तो टोटल उसी तरह से 9 क्वेश्चन दिया गया है, 9 में से जो आपको 5 सही लग रहा है वो बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने देखा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। फर्स्ट वन देखिए, अब आपको करना क्या है, कोई भी 10 से 15 गद्यांश रेडी करना है, ठीक है, 10 से 15। तो यहाँ पे देखिए आपको कितना गद्यांश दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सबका एक्सप्लेनेशन है, सबका व्याख्या क्या है। तो ये थोड़ा शॉर्ट में है, आप और भी अच्छा से इसको करना।
जैसे देखिए आप लोग ना कोशिश ये करना कि थोड़ा-सा जितने भी मैंने आपको दिया है यहाँ पे जो भी गद्यांश लिखा है, जैसे मान लो और यह मर्ग हमारी नागरिकता पर एक व्यंग्य के समान है, फाटक पर दोनों ओर स्पष्ट लिखा है, आम रास्ता नहीं है, अब सोचता हूँ कि आम रास्ता किसे कहते हैं? अवश्य ही यह कोई खास रास्ता, आम लोगों का रास्ता तो दूसरा है, ये शायद भूले हुए लोग हैं, ये मार्क्सयुत लोग हैं। ये अनजान लोग हैं, ये भगवान ना जाने कब इन्हें अभीष्ट पद का पथ का ज्ञान होगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा है ना प्रस्तुत गद्यांश हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध से लिया गया। तो हर कविता में गद्यांश में कोशिश करना कि कवि का नाम ज़रूर मेंशन हो, ठीक है? ये कोशिश करना। इस तरह से इसमें लेखक ने सामाजिक व्यवस्था, नागरिक जीवन की विडंबना का पर व्यंग्य किया है। ठीक है? उसके बाद व्याख्या का हेडिंग देना लेखक एक ऐसे मार्ग का वर्णन करता है जिसके फाटक पर लिखा है आम रास्ता नहीं है। इस वाक्य को आधार बनाकर यह समझ कि विषमता और भेदभावपूर्ण व्यवस्था पर व्यंग्य करता है। लेखक सोचता है कि यदि यह आम रास्ता नहीं है तो अवश्य ही यह किसी विशेष वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया होगा। समान लोगों के लिए अलग रास्ता निर्धारित कर दिया है। लेखक आगे कहता है कि जो लोग इस मार्ग पर चलते दिखाई देते हैं, वे शायद भटके हुए या फिर अनजान लोग समझ जाते हैं। समाज उन्हें सही मार्ग से हटे हुए व्यक्तियों के रूप में देखता है। इस तरह से देखिए आपको तो ये गद्यांश ना 12 नंबर दिया जा रहा है, आपको कोशिश करना 3 पेज लिख देने का, ठीक है? तो 3 पेज लिखने का है, फिर 2.5 पेज भी होगा चलेगा, तो अपने मन से सोच-सोच के लिखना है। तो 10 कोई रेडी कीजिए, यहाँ पे है ना ज नंबर, झ, ठीक? और ये यहाँ, ये कितना हुआ 10 हो गया आपका, ठीक है? यहाँ पे 11 बहुत सारा दिया है, तो यही सब आपको कर लेना है ना, ये बहुत है। 11, 12, ठीक है? तो कितने सारे देखिए 3, 12 मिल गया आपको। टोटल 12 दिया है आपको, है ना? तो ये यहाँ से भी आप अच्छा से कर लेंगे तो बहुत है। समझ लीजिए सारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निबंध के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। बाकी आपके क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आप बना लेंगे, उसके बाद 4 आपको बनाने होंगे, है कि नहीं? गद्यांश को छोड़कर। तो निबंध के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। तो निबंध जो है कि साहित्य की एक महत्वपूर्ण विद्या है जिसमें लेखक अपने विचारों, भावना और अनुभवों को सरल और प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। निबंध का उद्भव यूरोप में माना जाता है। अंग्रेजी में इसे ऐसे शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक मोंटेन ने 16वीं शताब्दी में किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत पर्सनली विचारों को छोटे-छोटे लेखों के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें निबंध कहा गया है, ठीक है? और देखिए ये बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में ये नोट्स बनाया गया है, आप लोग व्हाट्सएप से ज़रूर परचेज़ कीजिए ये नोट्स को, सभी क्वेश्चन आंसर इसमें है, तो बहुत ही कम प्राइस में आपको दिया जाता है। भारत में निबंध लेखन का विकास संस्कृत साहित्य से ही दिखाई देता है, जहाँ गद्य से लेखन की परंपरा थी। आधुनिक हिंदी निबंध का विकास भारतेंदु युग से आरंभ होता है। इस काल में निबंध को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारों को व्यक्त करने का माध्यम बना गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। 20वीं शताब्दी में निबंध लेखन और भी विकसित हुआ। इसमें विषय वस्तु की विविधता बढ़ी और व्यक्तिगत वर्णनात्मक, विचारात्मक तथा व्यंग्यात्मक निबंधों की परंपरा विकसित हुई। आज निबंध शिक्षा, साहित्य और प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मजदूरी और प्रेम निबंध का प्रतिपाद लिखिए। मजदूरी और प्रेम निबंध का मुख्य प्रतिपाद यह है कि सच्चा श्रम और सच्चा प्रेम दोनों ही मानव जीवन की आधारशिला है। लेखक यह स्पष्ट करता है कि केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह अपने जीवन को गरिमा और ईमानदारी के साथ जीता है। इस निबंध में प्रेम को भी एक महत्वपूर्ण मानवीय भावना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रेम केवल भावनात्मक आकर्षण नहीं, बल्कि यह त्याग, सेवा और सहयोग की भावना है। जब मजदूरी और प्रेम दोनों का समन्वय होता है, तब समाज में समानता और सौहार्द का वातावरण बनता है। तो लेखक यह भी बताता है कि श्रम को यह हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए,
क्योंकि यह हर कार्य सम्मानीय है। मजदूर अपने परिश्रम से समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वहीं प्रेम मनुष्य को संवेदनशील और मानवीय बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। करुणा निबंध का सार है। क्या है? करुणा निबंध में लेखक ने करुणा को मानव जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ गुण बताया है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख, पीड़ा और कष्ट को देखकर मन में उत्पन्न होने वाली सहानुभूति, है कि नहीं? तो और क्या संवेदना? यह भावना मनुष्य को स्वार्थ से ऊपर उठाकर परोपकार की ओर प्रेरित करती है। निबंध में बताया गया है कि करुणा केवल मनुष्य तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक सार्वभौमिक भावना है जो सभी जीवों के प्रति होनी चाहिए। करुणामय व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है और उनके दुख को दूर करने का प्रयास करता है। इससे समाज में प्रेम, सहयोग और एकता की भावना मजबूत होती है। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि करुणा के बिना जीवन कठोर और स्वार्थी बन जाता है। करुणा मनुष्य को संवेदनशील, दयालु और महान बनाती है और यह नैतिकता और मानवता की आधारशिला है। क्वेश्चन 5 है ललित निबंध के स्वरूप पर टिप्पणी लिखिए। ललित निबंध हिंदी साहित्य की एक विशेष निबंध शैली है जिसमें लेखक अपने विचारों, भावनाओं को सरल, सरस और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। इसमें भाषा सहज, प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली होती है जिससे पाठक को पढ़ने में आनंद मिलता है। इस निबंध की प्रमुख विशेषता इसकी आत्मपरकता है जिसमें लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं को व्यक्त करता है। इसमें विचारों की जटिलता नहीं होती, बल्कि भावों की सुंदर अभिव्यक्ति होती है। यह निबंध केवल जानकारी देने के लिए नहीं बल्कि पाठक के मन को प्रभावित करने के लिए लिखा जाता है। ललित निबंध में विनोद, व्यंग और संवेदना का सुंदर मिश्रण होता है। इसी शैली में कोमलता और सहजता पाई जाती है। विषय की अपेक्षा उसकी प्रस्तुति अधिक महत्वपूर्ण होती है। हिंदी साहित्य में इसका विकास आधुनिक काल में हुआ और कई साहित्यकारों ने इसे समृद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 6 है देवदारू निबंध की अंतर वस्तु पर प्रकाश डालिए। देवदारू निबंध में लेखक ने देवदार के वृक्ष के प्राकृतिक सौंदर्य, उपयोगिता और प्रतीकात्मक महत्व को विस्तार से प्रस्तुत किया। देवदारू एक ऊंचा, सुदृढ़ और दीर्घायु वृक्ष है जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह अपनी भव्यता और शांति के कारण पाठक के मन में विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है। निबंध में देवदारू को केवल एक वृक्ष ही नहीं बल्कि प्रकृति की शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक माना है। इसकी घनी छाया, शीतल वातावरण और सुगंधित लकड़ी मनुष्य के जीवन को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाती है। इसकी लकड़ी मजबूत होने के कारण भवन निर्माण और अन्य उपयोगी कार्यों में भी प्रयुक्त होती है। लेखक यह भी बताता है कि देवदारू मानव को धैर्य, दृढ़ता और अस्थिरता का संदेश देता है। यह हमें प्रकृति के प्रति प्रेम और उसके संरक्षण की प्रेरणा प्रदान करता है। देवदार के वृक्ष का सौंदर्य मन को शांति और आनंद प्रदान करता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का केंद्रीय भाव क्या है? साथ ही निबंध के शीर्षक की सार्थकता का स्पष्ट कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन रिपीट वाला है। यह निबंध का केंद्रीय भाव का यह क्या है? इस निबंध का केंद्रीय भाव मानव जीवन में व्याप्त करुणा, संवेदना और आध्यात्मिक अनुभूति है। लेखक ने राम को केवल एक धार्मिक प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि आदर्श मानव, सत्य, धर्म और करुणा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। निबंध में यह भाव व्यक्त किया गया है कि जब समाज में दुख, पीड़ा और असमानता बढ़ती है तब उस आदर्श राम का सम्मान और गरिमा प्रभावित होती है। मुकुट का भीगना प्रतीकात्मक रूप से मानव मूल्यों के क्षरण और समाज की पीड़ा को दर्शाता है। निबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है सच्चा प्रेम धर्म वही है जिसमें करुणा, धर्म, प्रेम, मानवता का समावेश हो। लेखक पाठक को यह संदेश देता है कि हमें अपने भीतर की संवेदनशीलता को जीवित रखना चाहिए और दूसरों के दुख को समझना चाहिए।
शीर्षक की सार्थकता इस निबंध में पूर्ण रूप से सिद्ध होती है। मेरे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ना। यह एक प्रतीकात्मक शीर्षक है जो आदर्शों के संकट और मानव मूल्यों की पीड़ा को दर्शाता है। राम यहाँ आदर्श मानव का प्रतीक है यहाँ, और मुकुट का भीगना उस आदर्श की दुखद स्थिति को प्रकट करता है कि नहीं। इसलिए यह शीर्षक निबंध के भाव और संदेश को क्या करती है, प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, महाकवि जयशंकर प्रसाद पाठ के आधार पर साहित्य में संस्मरण के महत्व पर प्रकाश डालिए। महाकवि जयशंकर प्रसाद पाठ एक संस्मरणात्मक क्या है, रचना है जिसमें लेखक ने प्रसाद जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके जीवन से जुड़ी स्मृतियों का सुंदर चित्रण किया है। इस पाठ के आधार पर स्पष्ट होता है कि संस्मरण साहित्य की एक महत्वपूर्ण विद्या है जो किसी महान व्यक्ति के जीवन के अनुभवों और घटनाओं को जीवंत रूप से प्रस्तुत करती है। संस्मरण का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह पाठक को ऐतिहासिक और साहित्यिक व्यक्तियों से परिचित कराता है। इससे उनके जीवन की प्रेरणादायक घटनाएं सामने आती है जो पाठकों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जयशंकर प्रसाद जैसे महान साहित्यकार के व्यक्तिगत को समझने में भी संस्मरण सहायक होता है। संस्मरण केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता बल्कि उसमें लेखक की भावनाएं, अनुभूतियां और व्यक्तिगत अनुभव भी जुड़े होते हैं, जिससे वह अधिक प्रभावशाली बन जाता है। यह साहित्य को जीवंत और मानवीय बनाता है। अंततः कहा जा सकता है कि संस्मरण साहित्य में व्यक्तियों को अमर बनाने और पाठक को प्रेरणा देने का सशक्त माध्यम है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, रजिया रेखाचित्र की प्रासंगिकता लिखिए। रजिया रेखाचित्र एक सामाजिक और मानवीय संवेदना पर आधारित रचना है जिसमें लेखिका ने रजिया नामक पात्र के माध्यम से समाज की वास्तविक स्थितियों और स्त्री जीवन की कठिनाइयों को उजागर किया है। यह रेखाचित्र आज भी अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि इसमें दिखाए गए मुद्दे आधुनिक समाज में विद्यमान है। इस रचना में स्त्री की पीड़ा, उसकी सामाजिक स्थिति और उसके संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। रजिया का चरित्र हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में आज भी कई महिलाएं समान अधिकारों और सम्मान से वंचित है। यह रेखाचित्र सामाजिक असमानता और संवेदनशीलता पर प्रकाश डालता है। इसके साथ ही यह रचना मानवीय संवेदना, करुणा और सहानुभूति को संदेश देती है। यह पाठक को यह प्रेरणा देती है कि हमें समाज के कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उनके उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निबंध के भेदों को विस्तार से समझाइए। निबंध साहित्य की एक महत्वपूर्ण गद्य विद्या है जिसमें लेखक अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करता है। विषय, शैली और उद्देश्य के आधार पर निबंध के कई भेद माने जाते हैं। पहला, वर्णनात्मक निबंध। इसमें किसी वस्तु, स्थान, घटना या फिर दृश्य का वर्णन किया जाता है। इसका उद्देश्य पाठक के सामने विषय का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करना होता है। दूसरा, विचारात्मक निबंध। इसमें किसी विचार, समस्या या फिर सिद्धांत पर तर्कपूर्ण ढंग से चर्चा की जाती है। यह अधिक बौद्धिक और विश्लेषणात्मक होता है। तीसरा, भावनात्मक निबंध। इसमें लेखक की भावनाएं और संवेदनाएं प्रमुख होती है। इसमें करुणा, प्रेम, आनंद और आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है। अगला है व्यंग्यात्मक निबंध। इसमें समाज की बुराइयों, कुरीतियों और विसंगतियों पर व्यंग के माध्यम से प्रहार किया जाता है। यह मनोरंजन के साथ साथ सुधारात्मक भी होता है। 5 में है ललित निबंध। इसमें भाषा सरल, सरस और कलात्मक होती है तथा लेखक अपने अनुभवों को आत्मपरक शैली में प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11। देखिए स्टूडेंट्स, अब ना मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ना, क्वेश्चन को मैं इस पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे। वीडियो को रोक कर इसे पढ़ लीजिए, या तो अगर आप चाहते हैं वीडियो को रोक कर ना करें तो आप लोग क्या कीजिए, व्हाट्सएप से पीडीएफ परचेज कर लीजिए। दोनों में ये काम करिए। आप चाहते हैं कि आप पैसा खर्च ना करें तो ये वीडियो को रोक कर समझिए, वीडियो क्वेश्चन पढ़िए। देखिए समझ में आ ही जाएगा, इजी लैंग्वेज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसर दिखाना है, समझाना है बहुत सारे। तो भैया हमारा तो सबसे मेन टारगेट होता है आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है स्टूडेंट। प्रसाद प्राचीन इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ा करते हैं, इन कथन की समीक्षा कीजिए। कीजिए, समझिए वीडियो को रोककर।
क्वेश्चन नंबर आपका है 12, स्वतंत्रोत्तर युग में संस्मरण लेखन परंपरा के विकास पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 13 में है प्रोफेसर शशांक समय को धन क्यों नहीं मानते थे, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में है ये है प्रोफेसर शशांक, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि जैव कतरों को लेखक ने परोपकारी सज्जन क्यों कहा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में है गिल्लू पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और आनंदरित प्राणी क्यों कहा गया, स्पष्ट कीजिए। आप देखिए शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट है, यहाँ शॉर्ट लिखा है तो सॉरी, शॉर्ट होगा, ठीक शॉर्ट होगा, तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, सही कीजिए। पहला है आपका टिप्पणी मजदूरी और प्रेम का सार। दूसरा आम रास्ता नहीं है का प्रतिपाद। तुम्हारी स्मृति पाठ की विशिष्टता। गिल्लू का चरित्र चित्रण। ठीक है, तो ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप से अगर पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं ले लीजिए जाके, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय। जन स्टूडेंट्स बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।